Dear student, in this video lecture, we are going to discuss remaining part of anther structure and microspore development. अभी तक हमने ये देखा कि एंथर क्या है, एंथर की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, उसके अंदर एंथर सैक या जिसको हम पॉलन सैक कहते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है और उसकी वॉल स्ट्रक्चर किस तरीके से है। वॉल स्ट्रक्चर में ही हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने टेपिटम की टाइप्स तक हमने चीज़ें डिस्कस कर ली थी। टेपिटम की फंक्शंस को अगर हम समराइज करें तो टेपिटम जो है इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और यहाँ से अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो फंक्शन ऑफ टेपिटम में सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है कि टेपिटम जो है वो स्पोरोपोलेनिन प्रोवाइड करता है। प्रोयूबिस बॉडी के साथ जब स्पोरोपोलेनिन मिल जाता है तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में टेपिटम के टाइप्स में भी मैंने ये चीज़ थोड़ा डिटेल डिस्कस किया है। तो वहाँ पे जैसे ही प्रोयूबिस बॉडी एंड स्पोरोपोलेनिन मिलता है तो वो यूबिस बॉडी बनाता है और ये यूबिस बॉडी जो है किसी भी माइक्रोस्पोर के चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन प्रोवाइड करता है। स्पोरोपोलेनिन है क्या? ये कैरोटिनॉइड्स एक पिगमेंट है, इसका पॉलीमर है और ये इतना हार्ड होता है कि माइक्रोस्पोर जो है उसको केमिकल एंड एज वेल एज बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड करता है। केमिकल रेजिस्टेंस से मतलब है कि उस पर कोई भी एसिड डालोगे, हाई टेम्परेचर पर रखोगे तो उसके अंदर जो लाइफ है वो ख़त्म नहीं होगी। बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस से मतलब है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में भी वो अफोर्डेबल कंडीशंस को अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, जैसे एसिड में आप उसको पॉलन ग्रेन को खा जाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करना उतना आसान नहीं है, बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस मिली हुई है उसको एंजाइम के अगेंस्ट। तो स्पोरोपोलेनिन जो है ये भी टेपिटम प्रोवाइड करता है, पहला फंक्शन। दूसरा, पॉलन कीट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक केमिकल होता है। देखिए बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट करते हैं। तो इंसेक्ट में पॉलिनेशन के लिए कुछ केमिकल होते हैं जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक इसमें केमिकल होता है पॉलन कीट। ये पॉलन कीट क्या करता है, इंसेक्ट मीडिएटेड पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि इंसेक्ट जो हैं वो उस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट हों और जैसे ही वो प्लांट के फ्लावर पे बैठेंगे तो उसके साथ पॉलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं। तो पॉलन कीट का जो सिंथेसिस है ये भी टेपिटम करती है। पॉलन किट वो केमिकल है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद बहुत सारी कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स होती हैं। इन कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स को भी टेपिटम बनाता है। देखिए कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स क्या होती हैं, जैसे ये माइक्रोस्पोर है हमारा, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स को देखिए, जैसे ये माइक्रोस्पोर है तो इस माइक्रोस्पोर के बाहर कुछ प्रोटीन्स होती हैं इस तरीके से, और ये प्रोटीन्स जो है इस ये जब स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, राइट, तो स्टिग्मा के ऊपर भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं और इसके ऊपर भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं माइक्रोस्कोप। ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं अगर मैच हो गई तो इससे प्लांट को एक मैसेज चला जाता है कि ये अपनी ही प्रजाति का पॉलन ग्रेन है, इसको आगे के लिए अलाउ किया जाए। और अगर ये मैच नहीं होती हैं तो इसको यहीं रोक लिया जाता है, आगे इसको नहीं बढ़ने दिया जाएगा, जर्मिनेट नहीं करने दिया जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। तो ये प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल है, इनको कहते हैं कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स। अगला जो है इसमें जैसे मैंने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि माइक्रोस्पोर जो होते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है एंथर डेवलपमेंट में, तो माइक्रोस्पोर 4 के सेट में वहाँ पे बनते हैं जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर एक लेयर से चिपके रहते हैं और इस लेयर को कहते हैं कैलोज लेयर, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये जो कैलोज लेयर है ये कैलोज शुगर प्रेजेंट होती है। इस लेयर में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? कैलोज शुगर, इसीलिए इसको कैलोज लेयर कहते हैं। तो यहाँ पे टेपिटम एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिस एंजाइम को कहते हैं कैलेज एंजाइम, और ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा, इस कैलोज लेयर को डिग्रेड कर देता है। और जैसे ही कैलोज लेयर को डिग्रेड करेगा तो कैलेज एंजाइम के रिएक्शन के बाद ये चारों माइक्रोस्पोर फ्री हो जाते हैं और ये अब फ्री माइक्रोस्पोर कहलाते हैं।
तो इनके चारों तरफ जो है इस तरीके से एक्जाइन बन चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हैं इसके टैपिटम के। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अक्सर कई बार चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती हैं। टैपिटम के टाइप्स और इसकी जो मैकेनिज्म है, दो टाइप्स हैं, अमीबॉइड एंड ग्लैंडुलर, वो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आगे जो है टैपिटम के बाद अब हम चलते हैं कि भाई जो आर्कीस्पोरिया जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो वो उसको डेवलप कैसे होती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एंथरसैक, इसको मैं एंथरसैक भी बोल सकता हूँ और मैं माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा देखेंगे। एंथरसैक और माइक्रोस्पोरेंजियम कह लो या पॉलन सैक कह लो, ये सारे के सारे जो हैं ये सिनोनिम्स हैं। तो मैं पॉलन सैक भी कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कोई भी फ्लावर जब डेवलप होता है, तो जैसे ये एक ब्रांच है और यहाँ पे फ्लावर डेवलप होगा, तो जहाँ भी फ्लावर निकलेगा वहाँ पहले एक बड निकलती है। मैं आपको शुरू से ये चीज़ बताता हूँ होता क्या है। राइट? इसको कहते हैं, ये तो हो गया फ्लावर स्टेम, जिसमें फ्लावर जो है आगे, ये हो गया फ्लोरल बड, कि जो फ्लावर जहाँ कहीं बनेगा वहाँ पे एक बड निकलती है जिसको फ्लोरल बड कहते हैं, फ्लावर बड कहते हैं, और ये आगे इससे फ्लोरल पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो इस बड के अंदर फ्लोरल पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, इससे सेपल भी बनेंगे, पेटल भी बनेंगे और स्टेमन्स भी बनेंगे और कार्पल भी बनेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे हम किसके डेवलपमेंट को फोकस कर रहे हैं, स्टेमन्स के डेवलपमेंट को। तो जहाँ पे स्टेमन्स का डेवलपमेंट होगा वहाँ पे भी एक आउटग्रोथ इस फ्लोरल बड से निकलेगी, इस फ्लोरल बड के ऊपर निकलेगी, और वो आउटग्रोथ इस तरीके से होती है। उसको अगर हम डिसेक्ट करें, काट के देखें अंदर से, तो वो आउटग्रोथ इस तरीके से होती है। उसके चारों तरफ आपको एपिडर्मिस दिखेगी, और ये एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, ये एपिडर्मिस की सेल्स हो गई, ये जो चीज़ स्टेमन बनाएगी, और इसके अंदर की तरफ कुछ सेल्स भरी हुई होती हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, ये कैसी सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये जो बाहर की सेल्स हैं, इनको कहेंगे हम एपिडर्मिस। ये पहले से ही मौजूद हैं, इनका काम है, ये थोड़ी खिंची हुई सेल्स होती हैं, एलोंगेटेड, और नीचे की तरफ जो सेल्स हैं ये सारी की सारी सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी कभी फ्लावर का डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर पहले एक फ्लोरल बड निकलेगी। ये जो फ्लोरल बड है, ये फ्लोरल बड क्या करेगी, ये जो है वहाँ पे आगे फ्लोरल पार्ट्स बनाएगी, और फ्लोरल पार्ट्स जो हैं उसमें सेपल, पेटल, स्टेमन्स, कार्पल, ये सारे वहाँ पे डेवलप होंगे। तो जहाँ पे स्टेमन्स डेवलप होगा वहाँ पे यंग एंथर थोड़ा सा बनेगा। तो इसको अगर हम कहें कि भाई ये है क्या, ये जो हम डायग्राम स्टडी कर रहे हैं ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस ऑफ यंग एंथर। तो जहाँ पे एंथर बनेगा या स्टेमन्स बनेगा, तो वहाँ पे जो एंथर वाला पार्ट है उसको हम काट के अगर देखें भाई, क्योंकि स्टेमन्स कहीं भी बनेगा तो वहाँ पे थोड़ी सी आउटग्रोथ उसकी भी होगी, तो उसको अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शंस लें तो उसमें देखेंगे कि भाई एपिडर्मिस सेल्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, और इस तरीके से वो स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब ये थोड़ा सा यंग एंथर जब थोड़ा बड़ा होता है
तो इसमें होता क्या है, धीरे धीरे इस तरीके की एक शेप आने लगती है, 4 कॉर्नर इसमें डिफाइन, बहुत ज़्यादा क्लियर डिफाइन तो नहीं होते, हल्का सा डिफाइन हो जाता है इस तरीके से। अब इसकी जो एपिडर्मिस सेल्स हैं वो चारों तरफ ही लगी रहेंगी, वो भी इसके साथ प्रोटेक्ट करेंगे। और इसके अंदर जो सेल्स हैं, अब इसका साइज क्यों बढ़ा, क्योंकि इसके अंदर किस तरह की सेल्स थी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, हम ये टिश्यू में पढ़ते हैं कि वो डिवीजन करती हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उन्होंने जब डिवीजन किया तो यंग एंथर की शेप थोड़ी इस तरीके की हो गई कि उसके 4 कॉर्नर हल्का सा डिफाइन होने लगे। और इनके अंदर जो सेल्स हैं वो अभी भी कौन सी सेल्स हैं, वो अभी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ठीक है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इसमें एक घटना होती है यहाँ पर, और ये घटना क्या होती है कि 4 इसके जो कॉर्नर्स हैं, इन चारों कॉर्नर्स में एक एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो अपने साइज से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये सेल मेरिस्टेमेटिक जो थी ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये 4 डिफरेंट साइड में मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं। तो एंथर का जो यंग एंथर था ये थोड़ा सा यहाँ पे शेप लेने लगा है, अभी भी ये टीएस ऑफ यंग एंथर ही है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जिन्होंने अपनी नियर बाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स से साइज बड़ा कर लिया है, इसको कहते हैं हम आर्कीस्पोरियल सेल। क्या कहेंगे, आर्कीस्पोरियल सेल। तो एक एंथर डेवलपमेंट के अंदर आपने कितनी आर्कीस्पोरियल सेल देखी, 4 आर्कीस्पोरियल सेल देखी, एंड ईच आर्कीस्पोरियल सेल विल फॉर्म 1 माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर सेल। जब मैंने आपको मोस्ट कॉमन एंथर की स्ट्रक्चर बताई थी तो मैंने ये बोला था कि हर एंथर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर सेक होते हैं। तो कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम टोटल हुई, 4, इसलिए हमने बाई डाइथीकस और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन को मोस्ट कॉमन बोला था। तो होता क्या है, यहाँ पे एक एंथर सैक को एक आर्कीस्पोरियल सेल बनाती है। तो टोटल कितने एंथर सैक होते हैं उसमें, 4। तो कितनी आर्कीस्पोरियल सेल चाहिए होंगी, 4। तो ये ध्यान रखना है कि आपके ड्यूरिंग द एंथर डेवलपमेंट आपको कितनी आर्कीस्पोरियल सेल बनती हैं यहाँ पर, 4। और जब भी कभी किसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा आर्कीस्पोरियल सेल भाग लेती हैं तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप। क्या कहेंगे बच्चों, यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट। तो जो हायर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप के डेवलपमेंट को फॉलो करती हैं, जबकि लोअर प्लांट्स में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर डेवलपमेंट लैप्टोस्पोरेंजिएट मतलब सिंगल सेल से ही डेवलप होती है। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई आर्कीस्पोरियल सेल क्या है, कैसे बनती है, राइट। अब ये देखते हैं कि आर्कीस्पोरियल सेल ने आगे जो है इस डेवलपमेंट को कैसे फॉलो किया है। ठीक है। अब आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो साइज में बड़ी है नियर बाई सेल्स की तुलना में। और आर्कीस्पोरियल सेल जो है, सपोज करो इस तरीके से एक सेल है, ये सपोज करो एक आर्कीस्पोरियल सेल है, इसका साइज जो है नियर बाई सेल्स की तुलना में थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया सेल। अगर ये सेल इस तरीके से हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है तो इस तरीके के डिवीजन को कहते हैं पेरिक्लाइनर। और अगर ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड ना करके, जैसे मैं रेड से दिखा रहा हूँ, अगर ये वर्टिकल डिवाइड करती है तो ये होता है एंटीक्लाइनर। तो यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी आएंगी, पेरिक्लाइनर और एंटीक्लाइनर। तो ये हो गया पेरिक्लाइनर हॉरिजॉन्टल डिवीजन, और अगर वर्टिकल है तो ये हो गया एंटीक्लाइनर। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि भाई ये पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल क्या होता है, ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो आर्कीस्पोरियल सेल है, ये सेल क्या करती है, पहला डिवीजन करेगी। पहला डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन जो है इसमें कैसा होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पेरिक्लाइनल डिवीजन है इसमें सबसे बाहर, जैसे ही पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा आर्कीस्पोरियल सेल में, तो इसमें सबसे बाहर की तरफ जो सेल बनती है उसको हम प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं।
ये आउटर सेल है, मतलब बाहर की तरफ जो सेल बनी वो तो होगी प्राइमरी पैराइटल सेल, और इनर सेल जो अंदर की तरफ बनी वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये क्या करती है, आगे चल के, मतलब आगे चल के ये पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों तरीके के डिवीजन करती है, मतलब कि ये सेल इस तरीके से हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड करेगी और वर्टिकली भी डिवाइड करेगी, और ये फाइनली जो है 3 लेयर बनाती है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। और ये सब एंथर वॉल की लेयर्स हैं। आपने ये एंथर वॉल में लास्ट वीडियो लेक्चर में जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि एंथर वॉल में 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, जिसमें मैंने वहाँ पढ़ाते वक्त भी ये बताया था कि एपिडर्मिस जो है उसका निर्माण आर्किस्पोरियल सेल से नहीं होता, वो पहले से ही मौजूद होती है। तो इसीलिए एपिडर्मिस के अंदर की तीनों लेयरें जो हैं वो प्राइमरी पैराइटल सेल जो कि आर्किस्पोरियल सेल से बनी है वो बनाती है। तो यहाँ पे 3 लेयर कौन कौन सी हैं, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है, टैपिटम है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो टैपिटम है ये स्टार्टिंग में डिप्लॉयड, ये सारी लेयर डिप्लॉयड होती हैं, लेकिन टैपिटम बाद में पॉलीप्लॉइडी में चेंज हो जाती है। अब पॉलीप्लॉइडी में किस कारण से चेंज हो जाती है उसके 2-3 वहाँ पे हमने रीजन भी डिस्कस किए थे, या तो पॉलीटीनी, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई या एंडोमाइटोसिस, ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से वो पॉलीप्लॉइडी में चेंज हो जाते हैं। अब जो अंदर की तरफ जो सेल बनी थी उसको कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। यहाँ नाम से ही क्लियर है कि ये आगे चल के स्पोर मदर सेल बनाते हैं। इसमें जो है पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे और पेरिक्लाइनल डिवीजन से ये स्पोरोजेनस टिश्यू बना देते हैं, और इसकी हर सेल, ईच सेल ऑफ दिस स्पोरोजेनस टिश्यू यहाँ पे कहलाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। ये भी डिप्लॉयड होती है, ये जैसे ही मियोसिस में एंटर करेगी, मियोसिस में एंटर करने के बाद ये माइक्रोस्पोर बनाएगी। कितने माइक्रोस्पोर बनाएगी, 4, राइट। और ये 4 माइक्रोस्पोर बनाने के बाद ये माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाते हैं। चारों के चारों माइक्रोस्पोर जो हैं वो जुड़े रहते हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं हम माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, टेट्राड, इनको अलग किया जाता है और इनको अलग टैपिटम करती है, कैलेज एंजाइम रिलीज करती है, और वो फाइनली फिर माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन में। और ये पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन से बाहर निकल आते हैं, एग्जिट, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन के कारण ये अब बाहर निकल आएंगे और ये स्टिग्मा पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई आर्किस्पोरियल सेल जो है वो किस तरीके से जो है डिविजन्स को कैरी आउट कर रही है और आगे जो है उन चीज़ों को फॉलो कर रही है, ठीक है। आर्किस्पोरियल सेल के बाद अब हम देखते हैं कि भाई जो माइक्रोस्पोर है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉयड होती है, माइक्रोस्पोर बनाएगी। टोटल कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4। ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर जुड़े रहते हैं और इनको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इन चारों माइक्रोस्पोर को यहाँ पे कैलेज एंजाइम रिलीज करके फ्री किया जाता है, लेकिन फ्री करने से पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो 4 माइक्रोस्पोर हैं इनकी जो शेप है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ यूजुअली ऐसा देखा गया है कि डाइकोट प्लांट के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में हो सकते हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड के कितने टाइप्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। कुछ की जैसे मोस्ट कॉमन अगर हम देखें, मोस्ट कॉमन यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं, एक तो है टेट्राहेड्रल और एक है आइसोबाइलेटरल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जैसे आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 3 बॉन्ड आपको सामने से दिखाई देंगे और चौथा बॉन्ड इसके पीछे होता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ टेट्राहेड्रल में देखने को मिलता है कि पॉलन ग्रेन कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि 3 पॉलन ग्रेन आपको सामने से दिखाई देंगे और बाकी पॉलन, चौथा वाला जो पॉलन ग्रेन है वो इसके पीछे की तरफ, तीनों के पीछे छुपा रहता है, और इनके बीच में अगर एक एंगल को देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होता है। डाइकोट प्लांट में इस तरह की सिचुएशन कॉमनली पाई जाती है। यहाँ पे जो है डाइकोट की मोस्ट कॉमन सिचुएशन है। अगर हम मोनोकॉट्स को देखें तो मोनोकॉट्स में जो सिचुएशन पाई जाती है वो होती है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल में क्या होता है कि चारों के चारों पॉलन ग्रेन 90 डिग्री पे जुड़े होते हैं, 90 डिग्री पे, और आप उस टेट्राड को सामने से देखोगे तो आपको चारों सामने से ही दिखेंगे। इस तरह की सिचुएशन मोस्ट कॉमन है मोनोकॉट में, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि डाइकॉट और मोनोकॉट में ये सिचुएशन डिफर हुई क्यों। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि जो टेट्राहेड्रल है वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो टेट्राहेड्रल है, जैसे टेट्राहेड्रल की सिचुएशन को अगर हम देखें तो ये टेट्राहेड्रल में जो डिवीजन का टाइप होता है ये साइमल्टेनियस टाइप होता है, क्योंकि आइसोबाइलेटरल में ये दूसरा टाइप मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, साइमल्टेनियस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करती है तो उसका न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो यहाँ क्या होता है कि न्यूक्लियस के पहले दो डिवीजन हो जाते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पे अगर हम बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, न्यूक्लियस डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय is not followed by साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ होता क्या है, पहले सारे न्यूक्लियस डिवीजन हो जाते हैं। देखो यहाँ पे पहले एक से दो न्यूक्लियस बने, फिर दो से चार बने, चौथा इनके पीछे है, और फिर ये एक से टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हो जाते हैं। तब फिर इनके बीच में बाउंड्री साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और वो इस तरीके से साइटोप्लाज्म जैसे ही डिवीजन होता है तो इनके बीच में जब वॉल बनती है तो ये टेट्राहेड्रल शेप में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है साइमल्टेनियस टाइप का जो साइटोप्लाज्म डिवीजन है वो टेट्राहेड्रल इसकी सिमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जबकि जहाँ पे आइसोबाइलेटरल है वहाँ क्या होता है, सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन पाया जाता है। सक्सेसिव टाइप में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो डिवीजन है, न्यूक्लियस डिवीजन इज फॉलोड बाय इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म डिवीजन। यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों डिवीजन फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पहला न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो दो न्यूक्लियस बनेंगे और उनके बीच में साइटोप्लाज्म इमीडिएटली डिवाइड होगा, और फिर इनसे जब डिवाइडेड न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बनेंगे तो उनके बीच में साइटोप्लाज्म तुरंत डिवीजन होगा। तो देखिए यहाँ पे अभी न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, एक से दो बने, तुरंत उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। यहाँ पे फिर जो डिवाइड किए हुए न्यूक्लियस थे उन्होंने फिर सेकंड डिवीजन जैसे ही किया, उनके बीच भी साइटोप्लाज्म डिवीजन हुआ, और इस तरीके से आइसोबाइलेटरल कंडीशन बनी और उनके बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। जबकि यहाँ टेट्राहेड्रल में एंगल कितना है, 1 से 9 डिग्री 28 मिनट। तो इनकी जो डिफरेंट शेप है डाइकॉट और मोनोकॉट में, जैसे डाइकॉट में टेट्राहेड्रल शेप है, मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल है, तो इनके लिए रेस्पॉन्सिबल इनका साइटोप्लाज्म का डिवीजन टाइप है। टेट्राहेड्रल में साइमल्टेनियस टाइप के साइटोप्लाज्म डिवीजन से ऐसा हो रहा है, जबकि मोनोकॉट में सक्सेसिव टाइप के साइटोप्लाज्म डिवीजन से इस तरीके की घटना हो रही है। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा कुछ एक्सेप्शनली कुछ और प्लांट्स में अलग टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड भी देखे गए हैं। जैसे अगर चारों माइक्रोस्पोर एक लाइन में लगे हुए हैं तो इसको कहते हैं लीनियर टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये सिचुएशन हेलोफिला प्लांट में देखी गई है। अगर हम टी शेप में, जैसे दो माइक्रोस्पोर ऊपर की तरफ लगे हुए हैं और एक एक माइक्रोस्पोर इस तरीके से लाइन में, तो इस तरीके से ये टी शेप हो जाती है। तो इस तरह की जो टी शेप है ये पाई जाती है एरिस्टोलॉकिया, लौकी, जो हम लौकी कद्दू ये सब खाते हैं, इनमें इस तरह की शेप पाई जाती है, एरिस्टोलॉकिया। डैक्यूसेट में क्या होता है, डैक्यूसेट में दो माइक्रोस्पोर आपको टॉप पे दिखेंगे, एक नीचे दिखेगा, और इनका चौथा जो माइक्रोस्पोर है वो पीछे की तरफ छुपा हुआ है। इस तरीके के पैटर्न को बोलते हैं डैक्यूसेट। ये टेट्राहेड्रल जैसा जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो इक्वल नहीं है हर माइक्रोस्पोर के बीच में। जैसे इनके बीच में 90 है और इस माइक्रोस्पोर का इन माइक्रोस्पोर के साथ एंगल 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो सेम नहीं होने के कारण इस तरह की शेप जो होती है उसको डैक्यूसेट कहते हैं। ये शेप पाई जाती है मैग्नोलिया प्लांट में। ठीक है, ये कुछ टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने के बाद यहाँ पे कैलेज एंजाइम रिलीज होता है,
कैलेज एंजाइम के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। टैपीटम रिलीज करेगा और कैलेज एंजाइम जो है वो कैलोज लेयर को डिग्रेड कर देगा और माइक्रोस्पोर जो है वो एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं। सिंगल माइक्रोस्पोर जो है वो आ चुका है। और सिंगल माइक्रोस्पोर की अब स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो भाई जो सिंगल माइक्रोस्पोर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी हमें देखनी होगी कि सिंगल माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगी। तो सिंगल माइक्रोस्पोर में होता क्या है, अगर हम यूजुअली देखें उसकी स्ट्रक्चर, तो एक माइक्रोस्पोर है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, इसके चारों तरफ एक्जाइन की एक लेयर होती है। ठीक है, ये मैं एक माइक्रोस्पोर का वो बता रहा हूँ नॉर्मल स्ट्रक्चर। इस माइक्रोस्पोर में बाहर की जो लेयर है वो एक्जाइन है। तो ये हो गया आपका एक्जाइन। और ये मैंने बताया था कि जो एक्जाइन है ये स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है और क्यूटिकल से बहुत हार्ड होता है, इसी की वजह से इसको केमिकल और बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस मिलता है। अंदर की जो लेयर है ये कहलाती है एंटाइन। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, तो ये हो गया जर्म पोर। जर्म पोर क्या होता है, ये माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर। जो जर्म पोर है यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्जाइन है, एक्जाइन जो है वो कुछ जगह पे एब्सेंट होती है और जहाँ एब्सेंट होती है वहाँ एक छेद बन जाता है, जर्म पोर बन जाता है। ये जर्म पोर जो है यहाँ दो तरीके के पाए जाते हैं, मोनोकॉल्पेट और ट्राइकॉल्पेट। मोनोकॉल्पेट और दूसरा है ट्राई कॉल्पेट। ठीक है, मोनोकॉल्पेट का मतलब होता है जब जर्म पोर एक ही पाया जाए। ठीक है, और मोनोकॉल्पेट जो सिचुएशन है ये पाई जाती है मोनोकॉट में। मतलब मोनोकॉट प्लांट के पॉलन ग्रेन को या माइक्रोस्पोर को देखोगे तो वहाँ पे एक ही जर्मपोर पाया जाता है। और ट्राइकॉल्पेट मतलब तीन जब जर्मपोर पाए जाएं तो उसको सिचुएशन को कहते हैं ट्राइकॉल्पेट सिचुएशन। और इस तरह की सिचुएशन पाई जाती है डाइकॉट प्लांट में, यहाँ तीन जर्मपोर होते हैं, यहाँ एक ही जर्मपोर होता है। ठीक है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ये हमें देखने को मिलती है माइक्रोस्पोर में। अब ये तो एक जनरल स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोर में अब होता क्या है कि माइक्रोस्पोर में अभी देखिए, माइक्रोस्पोर अभी एंथर के अंदर ही है। अभी हमने ये नहीं कहा कि पॉलिनेशन हो चुका है, माइक्रोस्पोर अब निकल चुका है। माइक्रोस्पोर अब जो है एंथर के अंदर है और यहाँ से अब उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ वो मॉडिफिकेशन करेगा, उसमें एक डिवीजन होगा अंदर ही अंदर उसमें एंथर के अंदर, और वो अब पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा। राइट, तो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है इसको हम थोड़ा सा अभी रोक रहे हैं और यहाँ पे अभी हम अपने टॉपिक को थोड़ी सी कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वहाँ की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं कि भाई माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया, आप ये मान के चलो अभी वो एंथर के अंदर ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ होता क्या है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कुछ प्लांट में देखी जाती हैं। जैसे जो पॉलन ग्रेन बनते हैं वो पॉलन ग्रेन जो है यूजुअली जो है पॉलन ग्रेन एक राउंड शेप स्ट्रक्चर ये सब होती हैं। अगर इनके साइज को देखा जाए, पॉलन ग्रेन के साइज को देखा जाए, आपको ये चीज़ थोड़ी याद रखनी पड़ेगी कि नॉर्मल पॉलन ग्रेन साइज, नॉर्मल अगर हम पॉलन ग्रेन साइज देखें तो इसका साइज जो है वो यूजुअली मिलता है हमें 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है,
अब सबसे जो लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन है, ठीक है, तो जो लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन है वो माना जाता है मिराबिलिस का, मिराबिलिस जलापा, राइट। मिराबिलिस इसका माना जाता है, और ये कितना बड़ा होता है, 250 माइक्रोमीटर, राइट। और जो स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन माना जाता है जॉस्टेरा, सॉरी, मायोसोटिस। इसका माना जाएगा मायोसोटिस। ये कितना बड़ा है, ये पाया जाता है सिर्फ 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर। और लॉन्गेस्ट अगर हम देखें, जो लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन है वो पाया जाता है जॉर्ज में, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें पाई जाती हैं। और ये कितना लंबा होता है, ये होता है 2500 माइक्रोमीटर। ये डेटा आपको ध्यान रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिविटी में चीज़ें आ जाती हैं। तो भाई नॉर्मल साइज क्या है पॉलन ग्रेन का, 25 से 50 माइक्रोमीटर। ये माइक्रोस्पोर ही आगे पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा, कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो अभी ये डेटा ध्यान रखिए। लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन मिराबिलिस में होता है 250 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट मायोसोटिस में 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट जो पॉलन ग्रेन है वो पाया जाता है जॉर्जेरा प्लांट में, और कितना लंबा होता है ये, 2500 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। अब हम कुछ प्लांट में बड़े एक स्पेसिफिक टाइप के पॉलन ग्रेन और पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि यहाँ पे हम पॉलिनियम को डिस्कस कर सकें। पॉलिनियम क्या है, ये पॉलिनियम जो है आपने जो है एस्क्लिपीडिएसी और ऑर्किडेशी, ये दो फैमिली के बारे में पढ़ा होगा। एस्क्लिपीडिएशी जो है ये तो आपके आसपास ही पाई जाती है। एस्क्लिपीडिएशी में एक कंडीशन पाई जाती है, इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलिनियम। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। कुछ प्लांट में स्पेशल टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन है, तो वो कौन कौन से स्पेशल टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें जो पहला टाइप है वो है पॉलिनियम। ये पॉलिनियम में क्या होता है, यहाँ पे ये डायग्राम आप देख ही रहे हो। जैसे कोई दो फैमिली है खास तौर से, उन फैमिली में पहली फैमिली है, ये कंडीशन कहाँ पाई जाती है, एस्किलपीडिएसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है एस्किलपीडिएसी। एंड दूसरी जो फैमिली है वो है ऑर्किडेसी, जिसमें ऑर्किड पाया जाता है, ठीक है, ऑर्किडेसी। ये जो दो फैमिली हैं एस्किलपीडिएसी एंड ऑर्किडेसी, इन दोनों फैमिलियों में पॉलन ग्रेन जो है वो एक बैग जैसी स्ट्रक्चर में भरे रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक बैग जैसी स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं, इसको कहते हैं पॉलिनियम। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनियम। ये बैग जैसी स्ट्रक्चर जो है एक जॉइंटर के थ्रू एक डिस्क से जुड़ी हुई है। ये जो डिस्क है इसको कहते हैं कॉर्पस्कुलम। क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरीके से एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क को कहते हैं कॉर्पस्कुलम। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा लिखें तो ये यहाँ थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, मैं यहीं पे आपको इसको लिख देता हूँ, कॉर्पस्कुलम, ठीक है। ये कॉर्पस्कुलम क्या होता है, ये चिपचिपा होता है। जैसे इस कॉर्पस्कुलम को देखें, ये जो पार्ट है ये कैसा होता है, ये होता है चिपचिपा, ये पूरा। जैसे ही अब ये तो हो गया चिपचिपा डिस्क कॉर्पस्कुलम, ये हो गया कॉर्डिकल, राइट, और ये हो गया पॉलिनियम। कॉर्डिकल और पॉलिनियम, राइट,
इसको मिला के कहते हैं ट्रांसलेटर एपरेटस। क्या कहेंगे? ट्रांसलेटर एपरेटस। किस किस को मिला के कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो ये पूरा पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट है, इसको कहते हैं ट्रांसलेटर एपरेटस। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है, वो इंसेक्ट जैसे ही फ्लावर पे, जैसे सपोज करो ये एस्क्लेपिडिएसी का फ्लावर है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही कोई फ्लावर पे इंसेक्ट बैठेगा, तो वो इंसेक्ट जो है जैसे ही इस डिस्क के टच में आएगा, तो ये डिस्क ऐसी चिपचिपी और ये उस इंसेक्ट से चिपक जाती है, और जैसे ही वो इंसेक्ट उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तो ये वहाँ पे उसको रिलीज कर देगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप अगर एक पॉलन ग्रेन भेजते हैं, तो उस पॉलन ग्रेन के जर्मिनेट होने के चांसेस कम थे। यहाँ आपने बल्क में बहुत सारे पॉलन ग्रेन भेज दिए, तो आपकी जो मिनिमम एनर्जी, मतलब आपने इंसेक्ट को एक बार बुलाया और बहुत सारे पॉलन ग्रेन को उससे चिपका दिया, तो आपने अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दी, आपने कम एनर्जी के खर्चे पे ज़्यादा चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया। ये एक अप्रोच है प्लांट की, ताकि उसको इंसेक्ट को ज़्यादा कुछ, देखिए जब भी कोई इंसेक्ट किसी प्लांट पे आएगा तो प्लांट को कुछ तो देना पड़ेगा उसको, राइट? तो वो इंसेक्ट को एक बार बुलाया उसने, एक बार वो उसने पॉलन जो है लिए, कुछ जो भी उसको रस वगैरह लेना था लिया, और वो उड़ा। जैसे ही उड़ा तो उससे ये चिपक गया। अब अगर एक एक पॉलन ग्रेन भेजता तो इंसेक्ट को बार बार बुलाना पड़ता, इसने बल्क में ही एक साथ भेज दिया। तो इस तरीके का एनर्जी सेविंग अप्रोच है ये, ठीक है? और ये जो है पॉलिनियम कंडीशन जो है, ये दो फैमिलियों में पाई जाती है, एस्क्लेपिडिएसी और ऑर्किडेसी में। एस्क्लेपिडिएसी में कैलोट्रोपिस होता है। जैसे इसका मेंबर अगर हम देखें तो कैलोट्रोपिस, जैसे आप नदी नालों के किनारे आप आक का पेड़ देखते होंगे, जिसमें सीड होते हैं और इसके छोटे छोटे धागे जैसे फाइबर जैसे सफ़ेद स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं, और ये हवा में उड़ते रहते हैं, वही कैलोट्रोपिस है, ठीक है? तो कैलो एस्क्लेपिडिएसी और ऑर्किडेसी दोनों में ये अप्रोच पाई जाती है, पॉलिनियम अप्रोच। पॉलिनियम कुछ नहीं है, पॉलन ग्रेन एक थैले में रखे रहते हैं, जिसको पॉलिनियम कह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमने देखा। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें, तो इसमें ये हो गया पॉलिनियम, ठीक है? ये हो गया पॉलिनियम। ये जो पार्ट है ये कहलाता है कॉर्डिकल, और ये है, ये जो कॉर्डिकल से लगा हुआ है रेटिनेकुलम, क्या कहेंगे इसको? रेटिनेकुलम। कॉर्डिकल और रेटिनेकुलम, इन दोनों को मिला के कहते हैं ट्रांसलेटर एपरेटस। और ये है डिस्क, और इसको कहते हैं कॉर्पुस्कुलम। ये चिपचिपी होती है और इसी से इंसेक्ट से ये चिपकती है, इसी के हेल्प से ये चिपक जाता है, और इसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। तो इस तरीके से पॉलिनियम की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? इसके अलावा दूसरा जो टाइप है, जैसे ये तो हमने पॉलिनियम पढ़ा। पॉलिनियम के अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिनियम ही एक टाइप है इस तरीके की चीज़ों पर। पॉलिनियम के अलावा एक दूसरा स्पेसिफिक टाइप के पॉलन ग्रेन भी होते हैं, इनको कहते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इनको आप अच्छे से समझिए। कंपाउंड पॉलन ग्रेन, कंपाउंड पॉलन ग्रेन में क्या होता है कि हमने देखा था कि माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर लगे रहते हैं, और ये बाद में जब माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होने वाले होते हैं, तो उस टाइम ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होने से पहले अलग अलग हो जाते हैं टेट्राड से। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं, अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे ड्रॉसेरा, ठीक है? ड्रॉसेरा के अलावा दूसरा प्लांट है टाइफा, ठीक है? और इसके अलावा एक और प्लांट है इलोडिया, ठीक है? इलोडिया। तो ये जो कुछ प्लांट हैं, यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड प्रेजेंट होते हैं और वो परमानेंटली होते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड परमानेंटली प्रेजेंट। अब इसका क्या मतलब है?
परमानेंटली प्रेजेंट का मतलब है कि यहाँ माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो अलग अलग नहीं होते, इनका पॉलिनेशन भी टेट्राड फॉर्म में ही होता है। यूजुअली तो माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं और वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं बाद में सिंगल स्टेज में, लेकिन ड्रॉसेरा, टाइफा, इनोडिया यहाँ यूजुअली इस तरीके का नहीं देखा गया है। यहाँ जो है ये कंबाइंडली परमानेंटली जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड ये जुड़े रहते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, कंपाउंड पॉलन ग्रेन बोला गया है। इसके अलावा और भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, वो है पॉलीस्पोरी, राइट। तो यहाँ पे सी जो है वो है पॉलीस्पोरी, नाम से ही क्लियर है कि भाई ज़्यादा स्पोर हो। अगर तो पॉलीस्पोरी जो सिचुएशन है इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है कुस्कुटा ट्रिफ्लेक्सा, एक प्लांट स्पीसीज है कुस्कुटा रिफ्लेक्सा। आप स्पीसीज चाहे ना भी याद करो, कुस्कुटा जीनस याद रखो। तो यहाँ पे कुस्कुटा में क्या होता है, यहाँ पे more than 4 microspore present in one tetrad, more than 4 microspore present in tetrad। तो मतलब एक टेट्राड में यहाँ 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं पॉलीस्पोरी, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और स्पेसिफिक टाइप के पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं जिसको कहते हैं मैसूली। मैसूली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैसूली कंडीशन में क्या होता है, ये सिचुएशन पाई जाती है माइमोसेसी फैमिली। कौन सी फैमिली, माइमोसेसी फैमिली। माइमोसेसी फैमिली में क्या होता है कि भाई इस फैमिली में, माइमोसेसी फैमिली में ये देखा गया है कि स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर में पॉलन ग्रेन कन्वर्ट हो जाता है, और स्पेसिफिक टाइप स्ट्रक्चर को स्पेसिफिक टाइप की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मैसूली। अब वो स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर क्या, वो हमें नहीं देखना कि स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है जिसको मैसूली कहते हैं, और ये माइमोसेसी फैमिली में पाए जाते हैं। अगला एक टाइप है वो है निमैक फिनोमेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निमैक फिनोमेना। ये निमैक जो फिनोमेना है ये क्या है, देखिए निमैक में क्या है, निमैक वैज्ञानिक थे 1928 में, इन्होंने ये बोला कि ऐसा पॉलन ग्रेन देखा, ये सिचुएशन पाई जाती है हाइसिंथस प्लांट में। सिंथस प्लांट, इस प्लांट में होता क्या है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियो सैक जैसी पाई जाती है। तो एम्ब्रियो सैक लाइक पॉलन ग्रेन, अगर पॉलन ग्रेन की शेप एम्ब्रियो सैक जैसी है तो इसको हम बोलते हैं निमैक फिनोमेना। इस डायग्राम में देखिए, देखिए एम्ब्रियो सैक आगे हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ये एम्ब्रियो सैक एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें 3 सेल्स जो हैं एग एपरेटस में यहाँ पाई जाती हैं, 3 सेल एंटीपोडल होती हैं, और 2 न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं। इसका मतलब इसमें टोटल कितने न्यूक्लियस होते हैं, 8। वैसे ही यहाँ पे निमैक फिनोमेना में जो पॉलन ग्रेन है उसमें देखे गए थे, इसमें क्या होता है कि भाई 1 2 3 न्यूक्लियस तो ये हो गए, 3 न्यूक्लियस इसको नीचे की तरफ पाए जाते हैं, और 2 न्यूक्लियस सेंटर में पाए जाते हैं। इस पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है। तो जब निमैक ने 1928 में इसको हाइसिंथस प्लांट में पहली बार देखा तो उनको लगा कि उन्होंने एम्ब्रियो सैक को देखा है,
लेकिन जब उन्होंने इसको फर्दर स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जिसको वो एम्ब्रियो सैक समझ रहे हैं वो एम्ब्रियो सैक नहीं है, एग्जैक्टली वो क्या है, वो पॉलन ग्रेन है। तो ये बड़ा ही एक अनयूजुअल पैटर्न था, ऐसा यूजुअली होता नहीं है, बस हाइसिंथस प्लांट में ये देखे गए थे। और निमैक ने ये बोला बाद में, बहुत सारी थ्योरी आई ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें जनरेटिव सेल डिवाइड करती है, कुछ बोलते हैं वेजिटेटिव सेल डिवाइड करती है, कुछ की अलग थ्योरी है, तो हमें उस सब में नहीं जाना, हमें सिर्फ इतना देखना है कि निमैक फिनोमेना क्या है। तो निमैक फिनोमेना, निमैक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ये दिया था 1928 में, ठीक है। और इसमें पॉलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, एम्ब्रियो सैक जैसी हो जाती है। ये इसमें थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और यहाँ पे हमें देखना है, फैमिली है। उस फैमिली का नाम है साइप्रेशी फैमिली। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस फैमिली में खास बात क्या है? खास बात ये है कि साइप्रेशी फैमिली में जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, राइट। अब चूंकि जब मैं माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल रहा हूँ तो माइक्रोस्पोर टेट्राड में कितने माइक्रोस्पोर होंगे, 4 होंगे। बनते तो यहाँ 4 ही हैं, लेकिन आउट ऑफ 4 सर्वाइव ओनली वंस, मतलब 3 जो हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं और बनता बचता कितना है, 1। अब इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है ये देखिए। वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन बनाएगा, जैसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ये होगा कि साइप्रेशी फैमिली में आपको अगर 200 माइक्रोस्पोर बनाने हैं, साइप्रेसी फैमिली में कितने माइक्रोस्पोर बनाने हैं, 200 माइक्रोस्पोर बनाने हैं। तो इस 200 माइक्रोस्पोर के लिए कितनी मियोसिस करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल केस में हम क्या सोचते हैं कि भाई एक मियोसिस से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4। तो अगर हमें 200 बनाने हैं तो हमें नॉर्मल तरीके से कितना मियोसिस करना होगा, हमें 50 मियोसिस करना होगा। लेकिन इस फैमिली में स्पेसिफिक चीज़ क्या है, इस फैमिली में स्पेसिफिक चीज़ ये है कि भाई आउट ऑफ 4 3 तो डिजनरेट हो रहे हैं, बच कितना रहा है, एक ही बच रहा है। तो यहाँ पे हमें अगर 2 से माइक्रोस्पोर चाहिए तो 2 से के लिए कितना बार डिवीजन करना पड़ेगा, 200 टाइम्स ही हमें मियोसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ आंसर इस तरीके से डिफर हो जाता है और इसीलिए कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो साइप्रेसी फैमिली की जो सिचुएशन है इसको आप ध्यान रखना, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ तक आते आते हमने ये देखा कि भाई माइक्रोस्पोर जो हैं वो किस तरीके के डेवलप हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कितने टाइप्स के होते हैं, उनमें वेरिएशन क्यों आया, स्पेसिफिक टाइप के पॉलन ग्रेन भी हमने यहाँ पे पढ़े, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ के ये देखते हैं कि भाई पॉलन ग्रेन जो है अब किस तरीके से जर्मिनेट होगा। अब वापस आते हैं और हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोर, जो हमारा अभी एंथर के अंदर है। अब स्पेसिफिक टाइप के हमने पॉलन ग्रेन पढ़ लिए। अब माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन कैसे रहा है, इस टॉपिक को हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर है इसके चारों तरफ एक्जाइन है, ये जनरल स्ट्रक्चर में हम देख ही चुके हैं। एक्जाइन में जर्मपोर पाए जाते हैं और अंदर की तरफ न्यूक्लियस है। इस तरीके से ये माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर है। ये माइक्रोस्पोर में एक डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन ही होगा। और माइटोसिस जो है होने के बाद, और ये माइटोसिस इक्वल डिवीजन नहीं है, ये अनइक्वल है। मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो इक्वल तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। और जब साइटोप्लाज्म इक्वल तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो सेल्स भी बनेंगी वो भी सेम साइज में नहीं होंगी। यहाँ पे छोटी सेल्स बनती हैं और एक बड़ी सेल्स बनती हैं। यहाँ पे जो छोटी सेल्स हैं
उसको कहते हैं हम जनरेटिव सेल। ये जैसे छोटी सेल है, इसको कहेंगे हम जनरेटिव सेल। और जो बड़ी सेल है, जहाँ पर साइटोप्लाज्म भी बड़ा है, ज़्यादा है, न्यूक्लियस भी जिसका बड़ा है, इसको कहेंगे हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव या ट्यूब सेल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि आगे चल के ये पॉलन ट्यूब बनाती है। अब होता क्या है कि जो जनरेटिव सेल है ये भी हैप्लॉइड है, और वेजिटेटिव सेल भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो माइक्रोस्पोर अब 2 सेल स्टेज में आ चुका है। और 2 सेल स्टेज में जब ये माइक्रोस्पोर आएगा, तब अब इसको हम माइक्रोस्पोर नहीं कहेंगे, अब इसको हम क्या कहने लगते हैं, पॉलन ग्रेन कहेंगे। और ये पॉलन ग्रेन चूंकि हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या होती हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती हैं गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन जो है ये मेल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको कहते हैं हम मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन को ही हम क्या बोलने लग जाते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब 2 सेल स्टेज में ये आ जाएगा, नाउ इट इज known as pollen grain या male gametophyte, but not mature male gametophyte, immature male gametophyte। क्योंकि mature male gametophyte के अंदर जो टोटल सेल्स होती हैं वो 2 नहीं होती हैं, वो 3 होती हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे 3 कैसे बनेंगी, लेकिन यहाँ तक इसको हम मेल गैमेटोफाइट इमेच्योर कहेंगे, और इसको पोलन ग्रेन कहने लग जाते हैं। नाउ इट इज रेडी फॉर पॉलिनेशन। और अब ये किसके लिए रेडी है, अब ये फ्लाई करने के लिए रेडी है, कि भाई अब ये स्टिग्मा पे जाने के लिए कंप्लीटली तैयार हो चुका है। और अब एंथर की वॉल को डिस्पर्स किया जाए, फाड़ा जाए। ठीक है, तो अब कैसे फटेगा, तो जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स ये सब बन चुकी हैं। वेजिटेटिव सेल जो है साइज में लार्ज होती है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस भी बड़ा है इसका, जबकि जनरेटिव सेल जो है वो साइज में बहुत छोटी होती है, और साइटोप्लाज्म भी इसमें बहुत ही कम दिखने को मिलता है। और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है जर्म पोर। जर्म पोर के बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ कि यहाँ पे अगर डाइकॉट का है ये माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, तो ये एक ही 3 जर्म पोर मिलेंगे, ट्राइकॉल्पिड कंडीशन मिलेगी। और अगर मोनोकॉट का है तो मोनोकॉल्पिड। अब ये पॉलिनेशन के लिए रेडी हो चुका है। तो जब ये सिचुएशन में होता है, तो आगे क्या होगा, आगे जो है एक एंथर वॉल में एक लेयर पाई जाती है। जैसे एंथर होते हैं, एंथर में मैंने आपको, जब मैं एंथर पढ़ा रहा था, मैंने ये बोला था कि यूजुअली एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे बीच में ये जो एरिया है, यहाँ पे वॉल पाई जाती है, ये टिश्यू से भरा हुआ था ये पूरा इस तरीके से। और हम इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर होने के बाद ये जो टिश्यू हैं ये यहाँ से डिजनरेट हो जाते हैं, और इस तरीके से आपको ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से होती है। ठीक है, तो मैच्योर एंथर में आप अगर पॉलन सैक देखोगे तो आपको 4 नहीं दिखेंगे, कितने दिखेंगे, 2 दिखेंगे। इसीलिए कई बार कंपटीशन में ये पूछ लिया जाता है कि मैच्योर स्टेज में जो एंथर सैक हैं, जो पॉलन सैक हैं, इनको आप जो बोल रहे हो, और जो एंथर सैक हैं, एंथर सैक यूजुअली इमेच्योर कंडीशन में ये कितने थे, ये 4 थे, लेकिन अब ये 2 हो गए। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच की जो वॉल थी, यहाँ पे जो वॉल थी वो डिजनरेट हो गई, और जैसे वो डिजनरेट हुई वो 4 से 2 पे आ गए। ठीक है, तो कभी भी अगर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको गलती नहीं करनी है। जब ये बिल्कुल रेडी हैं पॉलिनेशन के लिए, तो यहाँ पे जहाँ दोनों लोब मिली रहती हैं, जैसे एंथर में इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है, और एंथर इस तरीके से ये, तो यहाँ पे दोनों लोब जो हैं, जैसे एक लोब में इस तरीके से एक धसा हुआ हिस्सा होता है, इसको कहते हैं स्टोमियम।
ये एक लोब था, ये दूसरा लोब था। तो इन लोब के बीच में एक धसा हुआ हिस्सा होता है, इसको कहते हैं स्टोमियम। स्टोमियम एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे एंडोथीसियम जो लेयर होती है, एंथर वॉल की जो एंडोथीसियम लेयर होती है, जहाँ अल्फा सेलुलोज डिपोजिशन पाया जाता है, नो अल्फा सेलुलोज डिपोजिशन, मतलब इस एरिया में स्टोमियम में जो एंडोथीसियम तो मिलेगी, लेकिन इसमें अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं पाया जाता। जब अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं पाया जाता तो ये यहाँ से आसानी से फट जाती है, और जैसे ही ये यहाँ से फटेगी, यहाँ से पॉलन ग्रेन इस तरीके से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये स्टोमियम जब भी मोस्टली केसेस में पॉलन ग्रेन जब भी पॉलिनेट होते हैं तो वो कहाँ से निकलते हैं, स्टोमियम वाले रीजन से निकलते हैं। स्टोमियम वाला रीजन क्या है ये भी हमने अभी देखा। दूसरा ये कि मैच्योर स्टेज में एपिटम और मिडिल लेयर, ये दोनों लेयर ख़त्म हो चुकी होती है। यहाँ पे ये हमने लिख जरूर रखा है, लेकिन ये पूरी ख़त्म हो गई है। देखिए एपिडर्मिस है बाहर की तरफ, उसके नीचे एंडोथीसियम है, बस अंदर की जो मिडिल लेयर और टैपिटम है वो सब नहीं दिख रही हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मैच्योर स्टेज में मिडिल लेयर और टैपिटम नहीं दिखती हैं, वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो अब पॉलन ग्रेन कहाँ हो गया, आपका बाहर निकल गया है, और बाहर निकल के अब वो पॉलिनेशन कर रहा है, और पॉलिनेशन के थ्रू अब वो कहाँ पहुँच गया है, वो पहुँच गया स्टिग्मा के ऊपर। देखिए ये हमारी सपोज करो स्टिग्मा है, ये हमारा वो दूसरा फ्लावर मान लो, या उसी फ्लावर पे गिरा, कहीं भी गिरा, ये तो ये हो गया हमारा थैलेमस, ये हो गया ओवरी, ये हो गया स्टाइल, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा। अब इस टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, कि वो स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही पॉलन ग्रेन आया वो स्टिग्मा पे गिरेगा, ये सपोज करो यहाँ, ये है हमारे पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन जो है कितनी सेल स्टेज में आया यहाँ पे, ये आया हमारे 2 सेल स्टेज में। ये हम बता ही चुके हैं, मोस्टली एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो 2 सेल स्टेज में होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, यहाँ पे ओवरी के अंदर जो है जैसे ओव्यूल लगे हुए हैं, तो ये है हमारे ओव्यूल। इन ओव्यूल तक इनको आना है, इनको आना है पॉलन ग्रेन के अंदर जो कंटेंट है, डीएनए है, उनको ओव्यूल तक आना है, तो इनको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो अब जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पे पहुंच चुके होते हैं तो यहाँ पे कुछ घटनाएं होती हैं। पहली बात तो ये कि कॉम्पेटिबल प्रोटीन प्ले देयर रोल, प्रोटीन्स आगे हम इसको पढ़ेंगे भी कि कैसे वो अपना रोल प्ले कर रही है। लेकिन मैंने जब टैपिटम पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि स्टिग्मा और ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो है ये है पॉलन ग्रेन, इनकी सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं, पॉलन ग्रेन की सरफेस पे भी और स्टिग्मा की सरफेस पे, और वो बनी होती हैं कॉम्पेटिबल प्रोटीन से। ये कॉम्पेटिबल प्रोटीन जो है ये ये देखती हैं कि अगर उनकी मैचिंग दोनों प्रोटीन्स की, स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन की प्रोटीन्स की मैचिंग सही से हो रही है, तो वो सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन है और उनको आगे डेवलप करने के लिए अलाउ किया जाता है। अगर वो मैच नहीं होती हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाता और उनकी पॉलन ट्यूब को हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। तो पहले ही बात तो ये कि वो कंपेटिबल प्रोटीन प्ले दे रहा हूँ। दूसरा, जो पॉलन ग्रेन है ये क्या करते हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। स्टिग्मा थोड़ा सा
वाटरी मतलब गीला गीला सा पार्ट होता है, बड़ा ही मॉइस्चर वहाँ पाया जाता है। तो ये वाटर एब्जॉर्ब क्यों करते हैं? तो देखिए होता क्या है, पॉलन ग्रेन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है, राइट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर हाई। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने के कारण यहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस होगा। एंडो ऑस्मोसिस में पानी अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, अंदर जाएगा। तो एंडो ऑस्मोसिस होगा। एंडो ऑस्मोसिस क्यों हुआ? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हाई था। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई क्यों था? क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा है पॉलन ग्रेन के अंदर। तो उसने फिर वाटर एब्जॉर्ब किया। कहाँ से किया? ये वाटर आया कहाँ से? स्टिग्मा से आया, ठीक है। अब जैसे ही ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो इंटरनल वॉल्यूम जो है, इनर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इनर वॉल्यूम जो है, इंटरनल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इंटरनल वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज होगा, इंटर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा। और इंटरनल वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो इंटाइन है, राइट, इंटाइन है, इट कम आउट थ्रू जर्म पोर। और जो इंटाइन है, जो पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है, वो जर्म पोर में होके एक ट्यूब के रूप में बाहर आने लगती है, ठीक है। कैसे आने लगती है उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारा छोटी सी ये जनरेटिव सेल है। जैसे ही ये स्टिग्मा पे आया तो इसने, इसके अंदर वाटर ग्लूकोज ज़्यादा होने के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर हाई था, तो इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया। कहाँ से किया? स्टिग्मा से। और वाटर जब इसके अंदर गया तो इसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। जैसे ही पॉलन ग्रेन के अंदर वाटर गया, एंडोऑस्मोसिस हुआ, इसका अंदर का वॉल्यूम बढ़ा। अंदर का वॉल्यूम बढ़ने से बाहर की तरफ क्या पड़ा? प्रेशर पड़ा। और बाहर की तरफ जब प्रेशर पड़ा तो जो इंटाइन है वो बाहर की तरफ जर्मपोर में होकर आने लगी और ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर में आपको दिखने लगती है। इस ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर को ही कहते हैं हम पॉलन ट्यूब, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे आगे की तरफ ये बढ़ती है। तो पॉलन ट्यूब जो है यहाँ से निकल के स्टाइल में होती हुई और मेल गैमेट्स को कहाँ तक ले जाती है? ओव्यूल तक ले जाती है। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनी है इसको क्या बोला हमने? पॉलन ट्यूब। आगे हम जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, पर यहाँ पे जब ये पॉलन ट्यूब आगे बढ़ रही थी, स्टाइल में होके आगे की तरफ ये बढ़ रही थी, तो यहाँ पे एक घटना और होती है। वो क्या है? देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि जो जनरेटिव सेल है ट्यूब वेज, जब ये जो जनरेटिव सेल है ये तो हो गया ट्यूब सेल, राइट। तो जनरेटिव सेल जब ये पॉलन ट्यूब आगे की तरफ बढ़ रही थी, यहाँ पे एक और जनरेटिव सेल में क्या हो जाता है? माइटोसिस डिवीजन हो जाता है। और ये माइटोसिस डिवीजन से 2 मेल गैमेट्स बना देती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पॉलन ट्यूब ग्रोथ यहाँ 2 मेल गैमेट्स बन गए और इन्हीं को कहते हैं हम स्पर्म सेल। देखिए यहाँ पे पॉलन ट्यूब निकली तो यहाँ एक ही जनरेटिव सेल थी, लेकिन जैसे ही आगे की तरफ बढ़ी तो यहाँ पे आपने देखा कि जनरेटिव सेल में डिवीजन हो गया और उसने 2 सेल्स बना दी और इन सेल्स को कहते हैं हम स्पर्म सेल या मेल गैमेट्स। इन्हीं को क्या कहते हैं हम? मेल गैमेट्स। ये जो मेल गैमेट्स हैं ये पीछे की तरफ थोड़ा रहते हैं और आगे की तरफ पॉलन ट्यूब में ट्यूब सेल्स का न्यूक्लियस पाया जाता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो इसमें नहीं दिखाई गई है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कैलोज प्लग। ये जो साइटोप्लाज्म है इस ट्यूब सेल्स का, ये आगे की तरफ ही रहे, आगे की तरफ प्रेशर बना रहे। तो यहाँ पे क्या होता है? छोटे छोटे प्लग बन जाते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पे कैलोज शुगर के प्लग बन जाते हैं और ये इस साइटोप्लाज्म के प्रेशर को आगे की तरफ मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो पीछे की तरफ साइटोप्लाज्म ना भागे, आगे की तरफ ही उसको रोक के रखते हैं।
तो ये प्रेशर को, साइटोप्लाज्म का जो प्रेशर है उसको फ्रंट की तरफ बना के रखते हैं, इधर की तरफ, उसको इस डायरेक्शन में अलाउ नहीं करते। इस तरीके के जो प्लग होते हैं इनको कहते हैं हम कैलोज प्लग। ये भी पॉलन ट्यूब में बनते हैं, और नाम इसका कैलोज क्यों पड़ा, क्योंकि ये कैलोज शुगर से बनते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि जो जनरेटिव सेल है उसमें डिवीजन हुआ, 2 मेल गैमेट्स बन गए, तो एक यहाँ टोटल सेल कितनी होंगी, जैसे ही मेल गैमेट्स बनते हैं तो टोटल जो सेल है इसमें 3 सेल हो गए। अब ये 3 सेल कैसे हुई, देखिए इन 3 सेलों में एक तो हो गई वेजिटेटिव सेल, ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 3 सेल एक तो हो गई वेजिटेटिव सेल और 2 कौन सी सेल हो गई, मेल गैमेट्स। तो इस तरीके से जब ये 3 सेल स्टेज होती है, तो इस स्टेज को हम, पॉलन ग्रेन ही था ये, तो इसको हम मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहेंगे, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो ये समझ में आ गया कि भाई मैच्योर और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में क्या फ़र्क है। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन जहाँ पॉलिनेशन हुआ था वो 2 सेल स्टेज थी, उसमें एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल थी, लेकिन जैसे ही जनरेटिव सेल ने डिवीजन करके 2 मेल गैमेट्स बना दिए तो अब वो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट्स। और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में टोटल कितनी सेल होती हैं, 3 सेल होती हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। एक तो कि पॉलिनेशन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में किस सेल स्टेज में होता है, 2 सेल स्टेज में, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल वहाँ होती है, लेकिन उसको इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं क्योंकि उसमें एक माइटोसिस और होता है जो पॉलन ट्यूब बनती है, वो ये रहा, ये सेकेंड माइटोसिस है। ठीक है, फर्स्ट माइटोसिस पॉलिनेशन से पहले हुआ है, सेकेंड माइटोसिस पॉलिनेशन के बाद हुआ है। यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनी, पॉलन ट्यूब में कैलोस प्लग भी बनते हैं, उनका क्या रोल है वो भी हमने डिस्कस किया। फिर जैसे ही पॉलन ट्यूब आगे बढ़ रही थी, पॉलन ट्यूब आगे जब बढ़ती है तो सबसे आगे पॉलन ट्यूब का जो न्यूक्लियस है वो रहता है और उसके पीछे जनरेटिव सेल होती है। एंड ड्यूरिंग द मूवमेंट जनरेटिव सेल सेकंड माइटोसिस को प्रोसीड करती है, उससे 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं, और जैसे ही 2 मेल गैमेट्स बनते हैं तो अब यहाँ पे टोटल सेल की संख्या 3 हो जाती है, और इसको हम मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसीलिए एंजियोस्पर्म प्लांट में मैच्योर मेल गैमेटोफाइट्स में टोटल सेल संख्या 3 होती है। ठीक है, और हम जब प्लांट टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं तो हम यहाँ बोलते भी हैं कि जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ा है वैसे वैसे स्पोरोफाइट जो हैं, जो देखिए शुरुआत के जो प्लांट हैं वो गैमेटोफाइट थे। ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो मेरा वीडियो लेक्चर है वहाँ पे इस चीज़ को मैंने बहुत डिटेल डिस्कस किया है। तो स्टार्टिंग जो प्लांट थे वो गैमेटोफाइट थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे क्या बढ़ने लगता है, स्पोरोफाइट नेचर बढ़ने लगती है। ये हैप्लॉइड नेचर होती है, ये डिप्लॉइड नेचर होती है। और हायर प्लांट्स में गैमेटोफाइट इतने वीक हो जाते हैं कि वो कुछ सेल स्टेज के ही पाए जाते हैं। इसलिए एंजियोस्पर्म प्लांट में जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसके अंदर कितनी सेल्स होती हैं, 3 ही सेल्स होती हैं। इमेच्योर में 2 होती हैं और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में 3 होती हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हमारे सामने आई थी, वो था पॉलन ट्यूब। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये जो पॉलन ट्यूब है इसको डिस्कवर किया था जीबी एमी की, वैज्ञानिक हैं, इनका नाम था जीबी एमी की, डिस्कवर्ड इट, इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया। और डिस्कवर इस प्लांट में किया, अगर प्लांट को भी हम देखें, पॉर्चुलेका, उस प्लांट का नाम था पॉर्चुलेका प्लांट। मतलब पॉर्चुलेका प्लांट में पॉलन ट्यूब को सबसे पहले डिस्कवर किया गया, और किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, जीबी एमिकी के द्वारा किया गया। पॉलन ट्यूब जो है वो आगे की तरफ जो बढ़ती है तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। इट फॉलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमोटैक्टिक नहीं है, ये कीमोट्रॉपिक है। तो अब टैक्टिक ट्रॉपिक इनमें क्या अंतर है वो आगे हम देखेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी में हम इनको पढ़ाएंगे प्लांट मूवमेंट में। इट फॉलो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी कि भाई ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट को फॉलो करते हैं। अगला ये कि यहाँ पे फोर्स जनरेटर कौन है, ये फोर्स आगे की तरफ जो जनरेट हो रहा है, आगे की तरफ वो मूव हो रही है, ये फोर्स कौन जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स जनरेटर के रूप में
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है इसको भी हम देखेंगे। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, किसी भी सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो, जैसे ये है ये न्यूक्लियस है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये चुप नहीं रहता, ये घूमता रहता है आगे की तरफ पीछे की तरफ, ये इस तरीके से घूमता रहता है, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो पॉलन ट्यूब में जो साइटोप्लाज्म घूम रहा है वो आगे की तरफ जब हिट करता है वॉल को तो आगे की तरफ फोर्स जनरेट होता है, तो साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग वहाँ पे फोर्स डेवलप कर रही है। और किस मूवमेंट को फॉलो कर रहा है वो, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट को। दूसरा यहाँ पे इसकी अगर स्पीड देखें कि पॉलन ट्यूब किस स्पीड से आगे की तरफ जा रही है, तो स्पीड ऑफ पॉलन ट्यूब जो है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये ऐसा नहीं है कि गोली की स्पीड से जाती है, वो बहुत स्लो स्पीड पे मूव करती है और इसकी स्पीड है 7 माइक्रोमीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली ये 7 माइक्रोमीटर मूव करती है। और लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब अगर देखा जाए, लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब पाई जाती है मक्का में, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब मक्का में पाई जाती है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। जिया मेज, जिया मेज कहते हैं मक्का मेज। तो ये पॉलन ट्यूब के बारे में ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा डेहिसेंस, मतलब अब वो सारी चीज़ें हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एंथर डेवलपमेंट, एंथर स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट, आर्किस्पोरियल सेल से माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोर का पॉलन ग्रेन में डेवलपमेंट, स्पेशल टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम की बातें